गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और आज की सीरीज की शुरू करेंगे। और कल ही मैंने बोला था बच्चों आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक जो होगा वो हमारा कोडिंग डिकोडिंग होगा। और जो रीजनिंग में सबसे बेसिक टॉपिक होता है, सभी बच्चे बेटा जानते हैं रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक टॉपिक होता है कोडिंग डिकोडिंग। और वही बेसिक टॉपिक बेटा आज की क्लास में हम जानेंगे, ठीक है। तो क्लॉक टॉपिक हमने कल कंप्लीट किया था। अगर एक भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत बचे होंगे तो मैंने आपको बोला था कि इस वीक में किसी दिन में आपका एक डाउट सेशन रख लेंगे क्लॉक के लिए, क्योंकि क्लॉक में समस्याएं हो सकता है बनी होंगी आपकी। मैंने जितनी डीपीपी आपको दी उसके बाद आपकी प्रैक्टिस सेट भी दे दिया होगा बेटा आपको। और प्रैक्टिस सेट भी आपने लगा लिया होगा, है ना। प्रैक्टिस सीट मैंने आपको अलग से दी थी। और डीपीपी तो हमारी डेली की डेली आपको मिलती है ना। तो आपने जब सारे क्वेश्चन लगे होंगे तो हो सकता है कुछ क्वेश्चनों में प्रॉब्लम बनी हो, तो उसके लिए एक डाउट सेशन रख लेंगे हम इसी वीक में। अभी क्वेश्चन आप और सॉल्व करें, ठीक है बेटा। एक दो दिन और सॉल्व कर लें। सैटरडे की तरफ हम एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें आपको वो प्रॉपर तरीके से करा देंगे बच्चों, ठीक है। तो सारे बच्चे आज के नए कॉन्सेप्ट में नई टॉपिक के साथ आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करेंगे और प्रॉपर तरीके से कोडिंग डिकोडिंग के सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। क्लॉक के सारे क्वेश्चन धीमे धीमे लगाते रहना। क्लॉक एक लॉजिकल टॉपिक है। अब लॉजिकल टॉपिक है बेटा, ठीक है बच्चों। तो कुछ क्वेश्चन अर्ली और लेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है, हाँ समझ गया। चलो कोई बात नहीं, डाउट सेशन में ले लेंगे उसको, डाउट सेशन में ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। हाँ शनिवार वाले दिन जरूर रखेंगे बेटा। सैटरडे को चलो प्रॉमिस आपसे कि सैटरडे वाले दिन एक क्लॉक की क्लास हम और लेंगे, है ना। सैटरडे वाले दिन हम एक क्लॉक की क्लास ले लेंगे और इसी शनिवार को ले लेंगे। आज कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है भाई? आज है थर्सडे, कल फ्राइडे है, परसों सैटरडे है। तो सैटरडे वाले दिन हम एक डाउट सेशन रख लेंगे, है ना। सैटरडे वाले दिन रख लेंगे जिसमें मैं आपको क्लॉक की पूरी समस्या कराऊंगा। कुछ अर्ली और लेट वाले क्वेश्चन और रह गए, बच्चे ने बताया, बिल्कुल मुझे भी याद नहीं रहा। लेट और जल्दी वाले क्वेश्चन तो उसी डाउट सेशन में मैं आपको करा दूंगा बच्चों, ठीक है। उसी डाउट सेशन में करवा दूंगा, क्लॉक के साथ ही हम उसे पढ़ लेंगे बच्चों, ठीक है। तो सैटरडे वाले दिन कंफर्म है आपका। आप तब तक कल, आज का दिन मिलेगा आपको, कल का दिन मिलेगा। और आप 2 दिन में आप आसानी से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्लॉक के जितने लग सकते हैं उतने लगा लेना। शनिवार वाले दिन हम एक दिन क्लॉक को और पढ़ लेंगे। तो जिन बच्चों की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम बनी होंगी सभी सीटों की, तो वो हम सैटरडे वाले दिन एक दिन में प्रॉपर तरीके से उसे कवर कर लेंगे बच्चों, ठीक है। हाँ विशाल राज कहते हैं सीजीएल में क्वेश्चन इजी आया था बेटा। हाँ सीजीएल का क्वेश्चन तो थोड़े से नॉर्मली आते हैं। संजू पाल क्लॉक के, हाँ बेटा मैंने बोल तो दिया लेट और जल्दी वाले कॉन्सेप्ट रह गया है। लेट और जल्दी वाला कॉन्सेप्ट रह गया है, वो कॉन्सेप्ट में शनिवार वाले दिन कराऊंगा, प्रॉब्लम डे में कराऊंगा बच्चे, मैंने बोल तो दिया है ना। एक कॉन्सेप्ट जो बच गया है वो आपका मैं आपका क्या कहते हैं सैटरडे वाले दिन एक क्लास और लूंगा डाउट सेशन की। उस डाउट सेशन में उसको डिस्कस कर लूंगा, टेंशन मत लो। एक एक कॉन्सेप्ट करा दिया जाएगा आपका, एक एक सारे कॉन्सेप्ट करा दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक, जब तक क्लॉक को खत्म जरूरत पड़ेगी तो बेटा 2 डाउट सेशन रख लेंगे, 2 दिन रख लेंगे, टेंशन मत लो, मत घबराओ। जब तक हमें तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपकी एनटीपीसी की कोई डेट भी नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं लेनी। डाउट सेशन में आपको चाहे मुझे 2 दिन डाउट सेशन चलाना पड़े, आप टेंशन फ्री रहो। मैं डाउट सेशन 2 दिन करा दूंगा और 2 दिन में जो कॉन्सेप्ट बचे भी होंगे अगर मैं देख लूंगा एक बार, क्योंकि 7 दिन की क्लास होगी थी तो मुझे लग रहा है कि सारा क्लॉक हो चुका। मुझे अभी याद आया कि लेट और जल्दी वाले क्वेश्चन रह गए, तो वो डाउट सेशन में मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो बच्चों, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया। अगर जरूरत पड़ी तो क्लॉक के 2 डाउट सेशन रख देंगे, 2 दिन कर लेंगे, नहीं तो एक दिन में मैं कवर कर दूंगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बचा है वो बता दूंगा, ठीक है। शुरू कर लेते हैं आज का कोडिंग डिकोडिंग। तो अब सभी बच्चे समझ में आ गया हो तो कोडिंग डिकोडिंग को शुरू कर लेते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट को शुरू करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट बच्चा चलता है वो हमारा यहां से चलेगा। ये हमारा आज का जो टॉपिक होगा बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो कोडिंग डिकोडिंग होगा। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट होगा।
हम इसको समझेंगे। एबीसीडी पे पूरा कॉन्सेप्ट चलता है, सभी बच्चों को पता होगा कि ये जो कॉन्सेप्ट दोस्त चलता है वो एबीसीडी पे चलता है, एबीसीडी के सारे कॉन्सेप्ट बनाता है। इसका मतलब है कि आपको अल्फाबेट बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए। अगर बच्चों अल्फाबेट आपको प्रॉपरली कंप्लीट है, अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी बच्चों से गुड मॉर्निंग हमारी हो चुकी है, तो अब सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर पढ़ने पर फोकस करें। क्लॉक टॉपिक के बारे में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट बता दिया। बेटा आज तो नहीं होगा, अब सैटरडे को लूंगा बेटा। मुकेश तिवारी, आपका जो क्लॉक का जो डाउट सेशन है वो सैटरडे को लूंगा। आप आज और कल में तब तक और क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पूरी सीट नहीं लग पाई होंगी, बहुत सारे सवाल थे। ठीक, आपने रातों रातों में सारे सवाल नहीं लगा लिए होंगे, तो आज भी सवाल लगा लो, कल भी लगा लेना। सैटरडे वाले दिन में अलग से आपका डाउट सेशन ले लूंगा, जिसमें क्लॉक का एक एक सवाल आपका प्रॉपर तरीके से करा दूंगा। पूरी सीटों में जितनी भी समस्याएं होंगी सारी एक दिन में ही कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो शनिवार सॉरी सैटरडे वाला दिन हमारा फिक्स है। सैटरडे वाले दिन हम क्लॉक के सारे क्वेश्चन जो डाउट वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इस सैटरडे को। आज और कल हम क्लॉक पढ़े कैलेंडर सॉरी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे। शनिवार वाले दिन हम क्लॉक का डाउट सेशन रखेंगे बच्चों। ठीक है, आपके लिए डाउट सेशन प्रॉपर तरीके से रख देंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो बेसिकली बनता है बेटा कोडिंग डिकोडिंग में, वो एबीसीडी के ऊपर ये पूरा टॉपिक बनता है। आपको ये एबीसीडी का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। एबीसीडी का कॉन्सेप्ट अगर हमें एबीसीडी याद है तो इस टॉपिक को हम आसानी से समझ सकते हैं। ए से लेके जेड तक ए बी सी डी, ये टोटल 26 लेटर होते हैं, एक्स वाई जेड। ये आपको 26 के 26 लेटर याद होने चाहिए दोस्त, ये आपको 26 के 26 लेटर याद होने चाहिए। जिन बच्चों को ये अल्फाबेट प्रॉपर याद होती है उन बच्चों की बेटा स्पीड अच्छी बन जाती है। वो बच्चे कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को स्पीड से कर सकते हैं। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें कितने बच्चों को याद नहीं है। न याद होने वाले बच्चे बता दें। अगर याद होगी तो मैं डायरेक्ट टाइप पर आ जाऊंगा, और अगर याद नहीं होगी तो मैं इनको याद करा दूंगा। ठीक है, तो बेटा जल्दी से बता दो। सर आप सैटरडे को प्रैक्टिस सेट ही सॉल्व करवा दीजिएगा। बेटा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस सेट जो मैंने आपको दिया है आप उसके सारे क्वेश्चन लगाना, जो नहीं आएंगे उन्हें डार्क अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे। सैटरडे वाले दिन में आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, सैटरडे दिन हमारा फिक्स है, क्लॉक का डाउट सेशन चलेगा सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन हमारा क्लॉक का डाउट सेशन चलेगा, टेंशन मत लो, करा दूंगा उसको मैं, है ना। कितने बच्चों को याद नहीं है जल्दी से बता दो बेटा। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर याद हैं, याद हैं, याद करा दीजिए। चलो मैं याद करा देता हूं। तो आज की क्लास में मैं आपको ये अल्फाबेट प्रॉपर तरीके से याद कराऊंगा, क्योंकि इससे याद होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये याद नहीं हुई तो आपके 5 टॉपिक खराब हो जाएंगे। एबीसीडी से 5 टॉपिक बनते हैं बेटा। पहला कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा लेटर सीरीज, तीसरा बेटा आपका अल्फाबेट प्रॉब्लम, चौथा टॉपिक बेटा आपका एनोलॉगी, और पांचवा टॉपिक बेटा आपका क्लासिफिकेशन। जो आपकी एबीसीडी का बच्चों यूज होता है वो इन 5 टॉपिकों में यूज होता है। टोटल जो टॉपिक बनते हैं, टोटल जो टॉपिक बनते हैं बच्चों, वो आपके कितने बनते हैं? 5। ये 5 टॉपिकों में एबीसीडी का यूज होता है। तो अगर एबीसीडी आपको याद नहीं हुई तो आप ये मान के चलो ये 5 टॉपिक आपके स्लो हो जाएंगे, टफ हो जाएंगे, है ना। तो अगर आपको एबीसीडी याद है तो ये 5 टॉपिक सरल हो जाएंगे, क्योंकि इन 5 टॉपिकों में अल्फाबेट का यूज होगा, एबीसीडी का यूज होगा। और टोटल लेटर कितने होते हैं एबीसीडी वाले? सर 26 लेटर होते हैं। तो पूरी कहानी इन 26 लेटरों पे ही चलती है। तो आपको ये याद होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को याद है अच्छी बात, वो रिवीजन कर लेंगे। जिन बच्चों को याद नहीं है वो सारे बच्चे याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बैच में ऐसे भी हैं जो बेचारों ने कहीं पर भी नहीं पढ़ी तो उनको याद नहीं है। तो मैं हमारे लिए सारे बच्चे समान है। जिनको याद है, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है उन्हें याद होगा, जिन्हें नहीं पढ़ रखा उन्हें याद नहीं होगा। तो एक बार सारे बच्चे इनको याद कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अल्फाबेट को लिखता हूं बेटा मैं, ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। और हमारा क्या बन जाता है बेटा? एम। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू
VWXY और Z, ये 26 लेटर होते हैं। ये 26 के 26 लेटर हर बच्चे को याद होने चाहिए। C3 पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और M हमारा 13 पर आता है। उसके बाद बच्चों ये 14 पर, ये 15 पर, ये 16 पर, ये 17 पर, ये 18 पर, ये 19 पर, ये हमारा 20 पर आता है, ये हमारा 21 पर आता है, ये 22 पर आता है, ये 23 पर आता है, ये 24 पर होता है, ये 25 पर होता है और ये हमारा 26 पर होता है। 26 लेटर होते हैं बच्चों। ये 26 के 26 लेटर आपको याद होने चाहिए। मिस्टर अभिमन्यु रीजनिंग बूस्टर बैच से हूं। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आपको ये 26 लेटर याद होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले से मुझसे पढ़ रखा है, उन्हें याद होगी। जो नए बच्चे होंगे उनको याद नहीं होगी। तो ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये याद होने का कॉन्सेप्ट बच्चों क्या करते हैं, घर पे जाके रटते हैं, घर पे जाके रटते हैं। तो अभी आप 20 से लेके 25 मिनट में ये पूरी अल्फाबेट याद कर लेंगे। आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप इसको आसानी से याद कर लेते हैं। कैसे कॉन्सेप्ट से याद करेंगे बताता हूं। कुछ लोग इसे इजोटी से याद करते हैं। बच्चों के कमेंट बॉक्स में भी आ रहा है इजोटी वर्ड से। ई हमारा 5 पर आता है, जे हमारा 10 पर आता है, ये 15 पर आता है, सर ये 20 पर आता है, ये 25 पर आता है। इजोटी से याद कर लेते हैं ऐसे। तो बेटा मैं आपको एक बात बता देता हूं, कभी भी आपको इजोटी वर्ड से याद नहीं करनी। पहली बात, कभी भी आपको इजोटी से याद नहीं करनी। हमारे पास एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं होता कि हम इजोटी से ये निकालें कि कौन सा लेटर किस जगह पर आता है। इससे क्या होता है, जैसे मैंने पूछा एम कहां आता है, तो आप बोलेंगे जे के बाद ओ से पहले आता है, 10 के बाद 15 से पहले, तो जाके निकालेंगे 13 पर एम आता है। तो एग्जाम हॉल में इतना समय नहीं दिया होता कि आप किसी भी लेटर को प्रॉपर तरीके से आप इजोटी या किसी अदर कॉन्सेप्ट से याद करेंगे। एक फाइनली टारगेट क्या होना चाहिए, फाइनली आपको याद होनी चाहिए, बात खत्म। कोई भी बच्चा इजोटी का यूज नहीं करेगा। इजोटी एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू जो भी इजोटी से पढ़ के याद कर रहा है, इसका मतलब समझ लो वो बच्चा कम से कम किसी भी सवाल को 1 मिनट से पहले नहीं कर पाएगा। अगर सवाल थोड़ा सा लॉजिकल और आ गया, थोड़ा सा लॉजिकल बेटा सवाल और बन गया, तो सवाल का लॉजिक ढूंढने में हालत खराब हो जाएगी। तो हमारे पास इतना समय नहीं होता एग्जाम हॉल में कि वहां पर हम ये ढूंढें कि एस की नंबरिंग 19 होती है या एस की नंबरिंग 18 होती है। इससे ढूंढने का समय नहीं होता हमारे पास लॉजिक ढूंढने का समय होता है। तो एग्जाम हॉल में अगर आपको डायरेक्ट याद होंगी तो सवाल उतना ही सरल बन जाएगा, उतना ही सरल बन जाएगा। ठीक है, मंटू बाबू कहते हैं सर सिंप्लॉक्स से याद कर लो। बेटा ये भी कॉन्सेप्ट से याद नहीं करना, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। मैंने अगर आपके सामने लिख दिया सर एम, तो मुझे नहीं पता कि सिंप्लॉक्स से आया इजोटी से आया, डायरेक्ट तेरे आना चाहिए, बात खत्म। कोई सिंप्लॉक्स वर्ड यूज नहीं करेगा, कोई इजोटी वर्ड यूज नहीं करेगा, कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना, डायरेक्ट एम बराबर 13 होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। वी डायरेक्ट 22 होता है, बात खत्म। सीधे सीधे आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। जिन बच्चों को डायरेक्ट सीधे सीधे याद होती है, उन बच्चों के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत सरल बन जाते हैं। तो डायरेक्ट कैसे याद करते हैं उस कॉन्सेप्ट को देखो। तो मैं आपको एक नया तरीका सिखा रहा हूं, उस तरीके से आप प्रॉपर एबीसीडी को बिना इजोटी और बिना सिंप्लॉक्स के याद कर सकते हो। पूरे भारत में जहां पर भी अलग अलग तरीके के लोग पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोग इजोटी से याद करा देते हैं, कुछ लोग सिंप्लॉक्स से याद करा देते हैं। सबके अपने अपने कराने के तरीके होते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आपको फाइनली ये याद होनी चाहिए, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे याद होगी समझते हैं। सामने 26 लेटर हैं, 26 के 26 लेटर हमें याद करने हैं। किस तरीके से याद होंगे, क्या कॉन्सेप्ट होगा, एक एक करके समझते हैं। तो मैं सारे लेटर याद कराता हूं, सबसे पहले समझते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ए से लेके ई तक सभी को याद होना चाहिए। ए से लेके ई तक देखो, ए हमारा कितने पर आता है बेटा, 1 नंबर पर। ए हमारा 1 नंबर पे आता है, बी हमारा 2 पर आता है, सी हमारा 3 पर आता है, डी हमारा 4 पर आता है और ई हमारा 5 पर आता है। 15 मिनट तक सामने देखते रहो, आपको ऑटोमेटिक सारी याद हो जाएगी, एक भी लेटर नहीं छोड़ूंगा। 15 मिनट तक क्लास को सामने देखते रहो, बस अपने मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो, सामने रख लो और बिना किसी आवाज के शांति से मैं क्या कर रहा हूं वो सुनते रहो। ऑटोमेटिक 15 मिनट बाद आपको पूरी कहानी याद हो जाएगी, पूरी कहानी याद हो जाएगी। तो ए से लेकर ई तक ये आपको 5 लेटर नॉर्मल होते हैं, ये सभी को याद होने चाहिए, इन्हें याद कराने की कोई जरूरत नहीं है। अब सभी बच्चे जानते हैं ए कितने पर आता है बेटा,
1 नंबर पे आता है, इसे खोल देना, धूल उड़ रही है। ए कितने पर आता है? 1 नंबर पर आता है। बी कितने पर आता है बच्चों? 2 नंबर पे आता है। सी कितने पर आता है बच्चे? 3 नंबर पे आता है। डी कितने पे आता है बेटा? 4 नंबर पे आता है। और ई कितने पे आता है? 5 नंबर पे आता है। इन्हें बताने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक चीजें होती हैं और इतनी सभी को पहले से ऑलरेडी याद होती हैं। तो इतनी सभी को नॉर्मली याद होंगी, ये सभी को याद होना चाहिए। A1 B2 C3। दूसरी एक बात और मैं बता देता हूं बेटा, आप सामने क्लास को आज इस तरीके से देखो कि जैसे मैं आपको याद करा रहा हूं उसी तरीके से आप ये समझो कि आपको भी कहीं ना कहीं लेक्चर लेना है और आप भी शाम को जब लेक्चर लेने जाएंगे तो आपको भी किसी न किसी को इसी तरीके से पढ़ाना है। DK यादव एक मैसेज को बार बार नहीं करते, एक मैसेज को बार बार नहीं करते। सर आज मेरी पहली क्लास है, टाइम टेबल। टाइम टेबल बेटा सभी में उसमें इंक्लूड होगा। आप जब बैच में जाते होंगे तो सबसे पहले टाइम टेबल दिख जाता है बच्चों, ठीक है। रीजनिंग की क्लास 11 बजे लगती है, ये बात मैंने बता दी। बाकी की क्लासें टाइम टेबल में देख लेना, ठीक। बाकी की क्लासें टाइम टेबल में आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और ये गलत मैनर्स होते हैं कि एक ही मैसेज को बार बार टाइप करना, एक ही मैसेज को बार बार टाइप करना। तो इसलिए एक बार टाइप कर दिया करो, जब भी मैं मैसेज फ्री होता हूं तो उस मैसेज को पढ़ लेता हूं। अब बीच क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पर आप अपनी कुछ कहानी पूछ रहे हो, है ना, तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्लास डिस्टर्ब का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस बात का, है ना, क्योंकि बीच में पढ़ाते पढ़ाते जब कोई क्वेश्चन आ जाता है तो चीजें वहां पर थोड़ी सी रुक जाती हैं, है ना। मेरा भी फ्लो एकदम टूट जाता है। अब फालतू में 1 मिनट मैंने आपको बोला तो फ्लो एक तरीके से टूट ही गया। अब मुझे शुरुआत से फिर शुरू करना पड़ेगा ये वाला सवाल। तो मेहनत लगती है बेटा इन चीजों में, ये ऐसे ही नहीं हो जाती। इन्हें याद कराने में आपको तो ये लग रहा होगा सर ABCD पढ़ा रहे हैं, ये तो LKG में हमने पढ़ी होंगी। लेकिन बेटा ये LKG वाली ये वाली क्लास कराने के लिए ना ये डबल ताकत लगती है, डबल मेहनत लगती है। अगर मैं क्वेश्चन करा रहा होता ना तो सवाल लिख देता, आप सॉल्व कर रहे होते, आसान हो जाता चीजें। लेकिन जब ये ABCD याद कराई जाती है ना तो डबल मेहनत लगती है, बिल्कुल ठीक लेक्चर से डबल मेहनत लगती है इस क्लास में, इस सिर्फ इतनी क्लास याद कराने में। तो ये इतनी आसान चीजें नहीं है। मैं ये भी कह सकता था कि ABCD को अपने रफ शीट पे लिख लेना और आप डायरेक्ट याद कर लेना, ये भी कह सकता था, लेकिन मैं फिर भी आपको याद करा रहा हूं। डबल मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, तो थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखा करो कि सर जब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप भी पेशेंस रखेंगे, ठीक है। समझते हैं। A 1 नंबर पे आता है, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर। 5 लेटर नॉर्मल होते हैं, ये हर बच्चे को याद होने चाहिए। किसी को याद नहीं है तो बेटा एक बार रिवाइज कर लो, ये 5 लेटरों को याद कर लेंगे। ये 5 लेटर मैंने हटा दिए, ये सभी बच्चों को याद होने चाहिए, A से लेके E तक। A हमारा 1 नंबर पे आता है, याद कराने की जरूरत नहीं है। B हमारा 2 नंबर पे आता है, याद कराने की जरूरत नहीं है। C हमारा 3 नंबर पे आता है, याद कराने की जरूरत नहीं है। D हमारा 4 पे आता है, याद कराने की जरूरत नहीं है। और E हमारा 5 पर आता है, याद कराने की जरूरत नहीं है। ये E तक हमारे 5 लेटर होते हैं, ये हर बच्चे को याद होने चाहिए, ये कहानी हर बच्चे को याद होनी चाहिए, ठीक है। 5 लेटर हमने आगे के हटा दिए, उसके साथ साथ बच्चों लास्ट के 2 लेटर, अंतिम 2 लेटर भी सबको याद होने चाहिए। आप हमेशा याद रखना सर जेड हमारा कितने पर आता है? 26 नंबर पर। याद कराने की कोई जरूरत नहीं है, सबसे अंतिम लेटर जेड होता है, 26 पे आता है। उससे पहले दोस्त बाई आता है और बाई हमारा 25 पर आता है। तो बाई 25 जेड 26, ये 2 लेटर भी सबके नॉर्मल हैं। ये भी हर बच्चे को पता होना चाहिए कि जेड हमारा 26 नंबर पे आता है, सबसे अंतिम लेटर। सभी जानते हैं ABCD में जेड होता है और उससे जस्ट पहले बाई आता है, तो बाई हमारा 25 पर हो जाता है। 2 लेटर बच्चों हमने यहां से हटा दिए, 2 लेटर हमने यहां से हटा दिए, तो ये 7 लेटर हमारे हट चुके हैं। इसके अलावा अब हमारे पास 19 लेटर और बचे, तो ये 19 लेटर आपको और याद करने हैं बच्चों, ठीक है। जिन दोस्तों को, जिन मेरे भाई बहन को याद है वो रिवीजन कर लो बेटा। जितनी अच्छी तरीके से समझ में आती हैं चीजें उतनी स्पीड बन जाती है। आप कहते हो ना सर स्पीड कैसे बनती है, अब जिन बच्चों ने पहले पढ़ी होगी ये अल्फाबेट, उन बच्चों को याद होगी। अब जब वो दोबारा पढ़ रहे होंगे इस बात को तो दोबारा में उनकी स्पीड ऑटोमेटिक निकलेगी। अब अपनी स्पीड चेक करना, जिन बच्चों को ऑलरेडी याद है वो अपनी क्लास याद करो। जब हमने पहली बार, आपने पहली बार पढ़ी होंगी तब आपकी क्या स्पीड थी, और अब जब दूसरी बार पढ़ रहे हो तब आपकी स्पीड क्या होगी। आपको अपनी दोनों क्लासों में अंतर फर्क समझ में आ जाएगा कि जब हमने पहली बार पढ़ी थी, जिन बच्चों को याद है उन बच्चों से बात कर रहा हूं मैं, जिन बच्चों ने पहली बार ये याद पढ़ी होंगी, कैसे याद की गई थी, उस दिन आपको क्लास में कैसा फील हो रहा था और आज क्लास में कैसा फील हो रहा है। आज आप स्पीड से आंसर बताएंगे तो आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा स्पीड कैसे बनती है।
तो स्पीड बनने का यही तो तरीका होता है, जब एक चीज को हम बार बार पढ़ते हैं तो वो ऑटोमेटिक स्पीड में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा होगा जब हम पहली बार बाइक चलाना या साइकिल चलाना सीखते हैं, घर पे देखा होगा हमने, जब हम पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं तो डर डर के चलाते हैं, डर डर के चलाते हैं कि गिर नहीं जाए, ये नहीं हो जाए। जब हम बार बार चलाना शुरू कर देते हैं, डेली चलाते हैं, सुबह सुबह डेली हम 1 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, तो 3-4 दिन बाद आपने देखा होगा कि आप बड़ी स्मूथली साइकिल को चला सकते हैं। तो सब चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो समझते चलो। तो 7 लेटर हमने ये हटा दिए, बाकी के ये 19 लेटर कैसे याद होंगे, ये जिम्मेदारी मेरी है। कोई इजोटिव वर्ड यूज नहीं करेगा, कोई सिंफनी वर्ड यूज नहीं करेगा, कोई सा भी लेटर यूज नहीं करेंगे, बिना लेटर के डायरेक्ट याद करेंगे। कैसे सर? एच को याद करता हूं सर, एच कितने पर आता है? तो एच को ध्यान से देखो दोस्त, एच को ध्यान से देखो। एच में एक नंबर दिखता है 8। देखो जितने लेटर लिखे हर लेटर आपको ये खुद बताएगा मैं इतने नंबर पे आता हूं। एच अपने आप बताएगा मैं 8 नंबर पे आता हूं। एच को ऊपर से बंद करो, नीचे से बंद कर दो, सर 8 बनना है, चेक कर लो। एच को ध्यान से देखो दोस्त, एच को ध्यान से देखो। तो एच ये कहता है कि एच 8 नंबर पे आता है। कैसे बताता है? ऊपर से बंद करो, नीचे से बंद करो, 8 आ गया। तो हर लेटर आपको ये वाली बात बताएगा कि मैं कितने नंबर पे आता हूं, कितने नंबर का आता हूं बेटा। हर लेटर अपने आप बताएगा, बस आपको वो समझना है, बस आपको वो समझना है। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। H बराबर बेटा 8 हो जाएगा। तो H की नंबरिंग 8 याद हो जानी चाहिए। बिहारी लाल कहते हैं सर जी सीजीएल में पूछा था डाइस से, 5 सेकंड में बना दिया। बहुत सुंदर बेटा, ऐसे ही आना चाहिए, 5-5 सेकंड में आंसर बन जानी चाहिए, है ना। इसी तरीके से मेरे लाल 25 के 25 सवाल 5-5 सेकंड में बनाने, इसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं, इसीलिए तो लड़ रहे हैं। मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। तो H इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 8। ये बात सभी को याद होनी चाहिए। अब सारे बच्चे सामने फोकस करो, बीच में फ्लो टूट जाता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। H बराबर हमारा 8 होगा। कैसे याद किया सर? एग्जाम हमने ऊपर से बंद किया, नीचे से बंद कर दिया, तो H की नंबरिंग याद होगी, 8 होगी। तो H इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब एक बात याद रखना बच्चों कि H को ऊपर से बंद किया, नीचे से बंद किया, तब आके 8 निकला। अभी एग्जाम हॉल में मत करना कि जहां पर भी H दिख गया सर ऊपर से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो, तब जाके 8 निकलेगा। ये एग्जाम हॉल के लिए नहीं सिखा रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं किसी लेटर पर ऐसे करूंगा तो उस लेटर के ऊपर कम से कम 1 मिनट बोलूंगा, जिससे आपके माइंड में डायरेक्ट चली जाएगी। एग्जाम हॉल में करने मत बैठ जाना कि H को ऊपर से बंद करो, नीचे से बंद करो, तब जाके 8 निकलती है। एग्जाम हॉल तक तो डायरेक्ट H लिख गया 8, बात खत्म। कोई इजोटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ऊपर से बंद नहीं करना, कोई नीचे से बंद नहीं करना। एग्जाम हॉल में बैठे अगर H दिख गया तो H को कभी H मत पढ़ना, आज के बाद 8, H बराबर 8 होता है। तो H की कहानी हमारी यहां से याद हो जाएगी, H की कहानी बेटा हमारी यहां से याद हो जाएगी। हमने H को यहां से हटा दिया, ठीक है। दूसरा G बराबर, तो G को ध्यान से देखो, G में 7 छुपा हुआ, देखो ये रहा। G में कितना छुपा है? 7। तो G इक्वल टू हमारा 7 हो जाएगा। G इक्वल टू बेटा हमारा 7 हो जाएगा। तो जब भी हम G बनाते हैं तो G में 7 नंबर ऑलरेडी छुपा हुआ होता है, G में 7 नंबर ऑलरेडी छुपा हुआ होता है। तो G बराबर 7, G बराबर हमारा कितना हो जाएगा सर? 7। ये तो H से भी सरल था, ये तो बच्चे H से भी सरल था कि G इक्वल टू 7 और H इक्वल टू 8 होता है। मैंने आपको एक बात बोली थी कि हर लेटर इस बात को बताता है कि मैं कितने नंबर पे आता हूं, बस हमने कभी सीखी नहीं है, इसलिए आपको याद नहीं है। तो हर बच्चे को अभी आज के बाद जिंदगी में कभी भी अल्फाबेट नहीं भूलोगे। आपका एग्जाम चाहे 10 साल बाद हो, आप कभी 10 साल बाद कोई सा पेपर देने जाना, तब भी आपको ये वाली क्लास याद रहेगी हमेशा कि सर ने जो अल्फाबेट याद कराए थे वो आज तक नहीं भूले हम। आप अपने बच्चों का पेपर दिलवाने जाओगे ना, तब भी ये बोलोगे कि सर से हमने जो अल्फाबेट याद किए थे वो आज तक नहीं भूले हम। जिन बच्चों ने पहले मुझसे पढ़ी होगी उनसे पूछ के देख लो, उन सभी बच्चों को रटी पड़ी होगी अल्फाबेट, कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते हो। इस कॉन्सेप्ट से याद करा देता हूं। तो G इक्वल टू कितना हो गया सर? 7। और H इक्वल टू कितना हो गया सर? 8। ये 2 लेटर सबको याद हो जाने चाहिए, है ना, ये 2 लेटर सबको याद हो जाने चाहिए। अगला लेटर समझ लेते हैं, F। F के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, या तो F को नीचे से बंद कर दो तो 6 बन जाएगा, या हम ये कह सकते हैं सर F को किया फिक्स तो साउंड निकला सर 6। F को किया फिक्स तो सर साउंड कितना निकला सर? 6 निकला। तो F बराबर 6 भी कर सकते हो, है। तो तीनों लेटर यहां से आपको याद हो गए। F के लिए मीनिंग क्या जोड़ा? F को कर दो फिक्स,
एफ को किया फिक्स तो साउंड निकला 6, जी इक्वल टू 7, एच इक्वल टू 8। ये दोनों लेटर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने चाहिए, ये तीनों लेटर आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आने चाहिए। एफ इक्वल टू 6, जी इक्वल टू 7, एच इक्वल टू 8, ये तीनों लेटर हर बच्चे को याद होने चाहिए। एफ 6, जी 7, एच 8, हमने ये तीनों लेटर हटा दिए। करा रहा हूं बेटा, करा रहा हूं, ठीक है। तो ये तीन लेटर आपको याद हो जाने चाहिए प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा एम और डब्ल्यू को भी याद कर लेते हैं, है ना। एम और डब्ल्यू को याद कर लेते हैं। एम और डब्ल्यू को जब ध्यान से देखेंगे बच्चों, एम और डब्ल्यू को जब ध्यान से देखेंगे तो एम में हमारा 3 का अंक दिखता है और डब्ल्यू में भी हमारा 3 का अंक दिखता है। अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा दें तो 3 का अंक बन जाएगा, डब्ल्यू को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो 3 का अंक बन जाएगा। तो एम और डब्ल्यू के लिए कौन सी बात याद रखनी है, आपको ये वाली बात याद रखनी है एम और डब्ल्यू में, कि एम और डब्ल्यू को बनाने पर हमें एक अंक दिखाई देता है 3, और 3 अंक ये कहता है कि उसकी नंबर पोजीशन में 3 का अंक आएगा। चेक कर लो, एम में भी 3 आ रहा है और डब्ल्यू में भी 3 आ रहा है, डब्ल्यू में भी 3 आ रहा है। तो 3 एंड में आएगा, तो जो पहले आता है उसके आगे लगा दो सर 1, बाद में आता है उसके आगे लगा दो सर 2। तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि m का मतलब 3, और 3 कहता है ये 13 नंबर पर होगा, w का मतलब 3 और 3 कहता है बेटा ये 23 पर होगा। तो यहां से हमें दो बातें समझ में आ जाती हैं कि m बराबर 13 और w बराबर 23 हो जाएगा। तो लॉजिक क्या समझ में आता है कि जब भी आपके सामने m मिले तो m का मतलब 3 और 3 कहता है मात्र 13 नंबर पर होगा, क्योंकि उसमें 3 का अंक आना है। 12 पर नहीं हो सकता अब वो, क्योंकि 12 में 3 नहीं आता। 14 नहीं हो सकता क्योंकि 14 में 4 आता है, 3 नहीं आता। 13 एम का मतलब 3 का अंक, 3 कहता है 13 नंबर पर। डब्लू का मतलब 3 का अंक और 3 कहता है बेटा 23 नंबर पे ही डब्लू आता है, बाकी कहीं नहीं होगा। 26 से ज्यादा लेटर होते नहीं है, तो इनके लेटर हम यहां से याद कर लेंगे। तो एम और डब्लू आपको यहां से याद हो जाने चाहिए, है ना। एम और डब्लू आपने यहां से याद कर लिए, तो हमने एम और डब्लू को यहां से हटा दिया। इसके अलावा और समझ लेते हैं बेटा, आप T2020 मैच से टी को 20 पे याद कर लो, T2020 मैच से 20 पे याद कर लो। क्रिकेट मैच तो सभी बच्चे खेलते होंगे। जब हम क्रिकेट मैच खेलते हैं तो आजकल तो सारे मैच क्रिकेट 2020 मैच में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जैसे ही T2020 मैच हो तो तुरंत याद कर लेना कि सर ने क्लास में याद कराया था T20 से टी हमारा 20 नंबर पे जाता है, टी हमारा कितने पर जाता है 20 नंबर पर। तो टी की नंबरिंग 20 हो जाती है, टी की नंबरिंग 20 हो गई। और T2020 मैच में अपने यहाँ आईपीएल होते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे अपने यहाँ आईपीएल होते हैं। आईपीएल में एक टीम है हमारे पास किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 से के हमारा 11 पे चला गया, ऐसे याद कर लो, के हमारा 11 पे चला गया। तो क्रिकेट मैच से दो लेटरों को याद कर सकते हो, एक तो T2020 मैच से टी 20 पर आता है और दूसरा किंग्स 11 पंजाब से के हमारा 11 पे चला जाता है, के हमारा 11 पे चला जाता है। ठीक है बेटा, के हमारा 11 पे चला जाता है। या के को ऐसे याद कर सकते हो, के हमारा ऐसे बनाया जाता है, जब इसको हम बनाएंगे इस डंडे को सीधा करेंगे तो बेटा के हमारा कुछ ऐसा बन जाता है, के हमारा कुछ ऐसा बनता चला जाता है। देखो के पहले हमने ऐसे बनाई, फिर इस डंडे को सीधे करते चले आए, सीधे करते चले जाएंगे तो के हमारा कितने पे बन जाता है, के की नंबरिंग 11 बन जाती है। या तो के को बेटा ऐसे समझ लेंगे, अजय सैनी बेटा पढ़ लो पहले, बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो के हमारा ऐसे भी बन जाता है, ठीक है। तो T2020 मैच या किंग्स 11 पंजाब से के हमारा 11 पे चला जाता है, या तो के को ऐसे बना के चेक कर लो, या किंग्स 11 पंजाब से के 11 पे कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो दो लेटर हमने यहां से याद कर लिए, आपको टी और के हटा देने चाहिए बच्चों, टी और के। तो के हमने यहां से हटा दिया और टी बच्चों हमने यहां से हटा दिया। इसके अलावा बाकी के लेटर भी याद करते हैं। सर बाकी के लेटर याद करने का तरीका देखो, सर वी और एक्स को याद कर सकते हैं सर, एक साथ याद हो जाएंगे दोनों। कैसे, जैसे हमने एम और डब्ल्यू याद किए थे, एम का मतलब 3, 3 का मतलब 13, डब्ल्यू का मतलब 3, 3 का मतलब बेटा 23, 3 से हमने याद कर लिए। ऐसे ही जब वी को बनाएंगे तो सर 2 डंडे, एक्स को बनाएंगे तो 4 डंडे यूज होते हैं, है ना। जब हमने वी को बनाया होगा तो 1 और 2, 2 डंडों का यूज किया। एक्स बनाया तो 2 भी दिखाई दे रही है बेटा, इसमें 2 भी, 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे इसमें 4 डंडे का यूज होगा। तो एक्स बनाने में 4 डंडे का यूज, वी बनाने में 2 डंडे का यूज, इसका मतलब 2 का अंक इसमें आएगा, 4 का अंक इसमें आएगा। और वी और एक्स सभी जानते हैं सबसे एंड में आते हैं, तो दोनों के आगे 2 2 लगा दो, दोनों के आगे 2 2 लगा दो। तो ये v का मतलब 2 डंडे, 2 कहता है 22 पर, x का मतलब 4 डंडे, 4 कहता है 24 पर। तो v और x हमारा 22 और 24 पर एग्जैक्ट क्लियर हो जाते हैं। v और x हमारे 22 और 24 पर एग्जैक्ट क्लियर हो जाते हैं। तो कभी भी
v और x की कहानी जब भी आएगी बेटा, कभी भी बच्चों v और x की कहानी जब भी आएगी, तो v हमारा 2 का मतलब 22 होता है, x हमारा 4 का मतलब 24 होता है, m हमारा 3 का मतलब 13 होता है, और w हमारा 3 का मतलब 23 होता है। तो ये एग्जैक्ट अपने आप पता चलते चले जाते हैं। v का मतलब 2, 2 का मतलब 22, x का मतलब 4, 4 का मतलब 24, m का मतलब 3, 3 का मतलब 13, w का मतलब 3, 3 का मतलब 23। तो हर लेटर अपने आप बताएगा कि मैं कितने नंबर पे आता हूं, ये बात आपको अपने आप पता चल जाएगी। तो v और x हमारे यहां से खत्म हो गए, v और x हमने यहां से खत्म कर दिए। सर j बराबर पता कर लेते हैं। j का मतलब होता है सर 0, j का मतलब 0, इसका मतलब j की नंबरिंग में 0 का अंक आएगा, और 0 या तो 10 में आता है या 20 में आता है। 20 हमारा पहले से फिक्स हो चुका है T20 का, तो j का 0 कौन बचा, सिर्फ 10। खत्म सवाल। भाई j का मतलब कितना होता है, 0, j से बना दो 0। अब 0 कहता है कि j का वही नंबर जिसमें 0 आएगा। अब 0 दो जगह आता है, 26 में या तो 10 में या 20 में। 20 पहले से ही फिक्स हो, 20 की शादी किससे होगी, t से। भाई T20 मैच से हमने याद कर लिया, t तो 20 पे चला गया। अब 0 वाला कौन बचा, सिर्फ 10, और तो कोई बचा ही नहीं। तो j बराबर हमने 10 कर दिया, इसलिए j बराबर हमारा 10 हो जाता है। इसलिए j बराबर बच्चे हमारा कितना हो जाता है, 10। तो j का मतलब क्या पढ़ा हमने, j का मतलब पढ़ा 0, और 0 आता है सिर्फ मात्र 10 में, बाकी कहीं आता नहीं है। बात j की खत्म, बात j की खत्म हो जाती है बच्चों, बात j की खत्म हो जाती है। l का मतलब होता है 12, एल याद रखेंगे 12 से, एल 12 पे लिखा जाता है, 12 को लिखेंगे 12, TWELVE, 12 लिखा जाता है बेटा। एल का मतलब 12, एल का मतलब बेटा क्या लिखा जाता है, 12 लिखा जाता है। एल फॉर 12, एल फॉर 12, एल फॉर 12, और 12 का मतलब बेटा कितना होता है, 12 होता है। 12 का मतलब बेटा कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो L का मतलब 12, 12 का मतलब 12, तो यहां से आपको L की पोजीशन याद हो जानी चाहिए। L की पोजीशन बच्चों यहां से याद कर लेंगे। I को 9 पे याद करना है, तो याद करने का तरीका देखो, कुछ लोग कैपिटल I 9 की शेप में बनाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। जब कोई सेंटेंस लिखते हैं तो जब कैपिटल आई बनाई जाती है, तो कुछ लोग कैपिटल आई को 9 की शेप में बनाते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका आपने देखा होगा, व्हाट्सएप वाली दुनिया में कुछ लोग जो ऑनलाइन बातें बहुत करते हैं, स्पोकन वाले बच्चे, वो एक वर्ड का यूज करते हैं, सर आई नो। आई नो हर बात पे, स्पोकन वाले बच्चे आपने देखे होंगे, एक वर्ड यूज करते हैं, सर आई नो। आई नो का यूज करते हैं, अब बार बार बोलो आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। स्पोकन वाले बच्चे जो व्हाट्सएप की दुनिया में लगातार 2-2 3-3 बजे तक रात में बातें करते हैं व्हाट्सएप पर, है, तो वो बच्चे भी एक बहुत वर्ड यूज करते हैं, सर आई नो। जब हम आई नो को बार बार बोलते हैं, सर आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, तो एक साउंड निकलता है। सर कौन सा साउंड निकलता है, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, समझना, आई नो, आई नो। तो जब भी आपके सामने कोई ये बोले आई नो, तो क्लास याद आ जाना चाहिए, सर क्लास में हमने आई नो से आई की नंबरिंग 9 याद कर ली थी। ऐसी चीजें लिंक करना सीखो, दिमाग में जिंदगी भर रहेंगी। आपके बच्चे भी पढ़ने जब जाएंगे ना, तो भी अपने बच्चों को बता सकते हो, सर आई इस तरीके से 9 पे याद कर लेंगे आप। आज तक नहीं भूले हम, बुढ़े हो जाओगे तब भी नहीं भूलोगे, सर आई 9 पर आती थी। आपको क्लास जरूर याद आएगी कि सर ने क्लास में ऐसे याद कराया था कि आज हम 60 साल के हो गए, अभी भी याद है कि आई 9 पर आता है। कैसे आता है, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो, खत्म सवाल। तो आई हमारा कितने पर आता है, आई हमारा कितने पर आता है बेटा, 9 पर। तो आई हमारा 9 पर चला जाएगा, तो आई की कंडीशन हमने यहां से खत्म कर दी। इधर के तो सारे गायब कर दिए, उधर के बच्चे उनको भी देख लेते हैं, है ना। एन को याद करने का तरीका होता है, एन हमारा 14 पर आता है, एक दूसरे की हिंट से याद हो जाएगा। एम एन, एम हमारा 13 पर, तो एम के तुरंत बाद एन आता है, तो ये दोनों भाई भाई होते हैं 13 और 14, तो एक दूसरे की हिंट से याद कर सकते हो इन दोनों को, एक दूसरे की हिंट से। कैसे, एम हमारा कितने पर आता है, 13 पर। एम अगर हमारा 13 पर आता है, तो एम के तुरंत बाद हमारा एन आता है, और एन हमारा कितने पर आ जाता है बेटा, 14 पर। तो इन दोनों को हम 13-14 पर याद कर लेंगे, इन दोनों को बेटा हम 13 और 14 पर याद कर लेंगे। 13 और 14 पर हमारा एम हमारा 13 पर होगा, तो एम के तुरंत बाद एन आता है, एन हमारा 14 पर हो जाएगा, तो 13-14 पर हमारे एम या एन याद हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है बच्चों, आर और एस को याद करने का तरीका, आर और एस को याद करने का तरीका, आर को अगर मैं नीचे से बंद कर दूं, तो एक नंबर बनेगा सर 8 का,
एक नंबर बनेगा 8 का। तो ये आर ये कहता है कि मेरी नंबरिंग में 8 का अंक आना चाहिए, जो कि सिर्फ 18 नंबर पे आता है। एस कहता है कि अगर ऊपर से बंद कर दूं तो एस कहता है मेरा अंक बनेगा सर 9 का, और 9 कहता है कि मेरे नंबर में, एस कहता है कि मेरे नंबर में 9 का अंक आना चाहिए, जो बनेगा सिर्फ 19 पर। तो ये 18 और 19 हमारे आर और एस के नंबर याद हो जाते हैं। दोबारा समझा देता हूं, आर को ध्यान से देखो, तो आर ये कहता है कि मेरी नंबरिंग में 8 का अंक बनता है, जो कि 18 नंबर पे आता है। और एस ये कहता है कि मेरी नंबर में 9 का अंक बनता है, जो कि एक 19 नंबर पे चला जाता है, जो कहता है कि मैं 19 नंबर पे आऊंगा। तो एस बराबर 18, एस बराबर सॉरी आर बराबर 18 और एस बराबर 19, ये दोनों लेटर आपको यहां से याद हो जाते हैं, यहां से प्रॉपर तरीके से ये याद हो जानी चाहिए। तो हमने आर और एस को यहां से याद कर लिया, आर और एस की कहानी यहां से याद कर ली। अब देखो आर हमने याद कर लिया सर 18 नंबर पे आएगा 8 का मतलब, एस हमारा 19 पर आएगा, टी हमारा पहले से याद है 20 पर, यू याद नहीं है 21 पर, तो जो अकेला लेटर बचा वो अपने आप याद हो जाता है। यू के बाद वी 2 डंडे का मतलब 22 पर, डब्लू में 3 का मतलब 23 पर, एक्स में 4 डंडे तो 24 पर, बाई पहले से याद था 25 और जेड पहले से याद था 26, सारे याद हो गए। तो टी के तुरंत बाद कौन बचा सर यू, तो टी के तुरंत बाद यू आता है, तो यू हमारा 21 पर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। टी के बाद आने वाला लेटर, टी के बाद बेटा आने वाला लेटर आपका यू होता है, तो यू की नंबरिंग ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। टी के बाद यू, टी 20 पर तो यू 21 पर। जैसे एम एन याद किए थे हमने, एम एन एम एन दोनों याद किए थे, जब अल्फाबेट पढ़ते हैं तो एम एन साथ साथ निकलते हैं, एम एन 13 14, तो एम हमें प्रॉपर तरीके से याद है 13 पर, अगर हमें एम प्रॉपर तरीके से 13 पर आया था तो एम के बाद तुरंत एन, एन 14 पर हो जाता है। तो हमने ये कैसे कर दिया, ये 13 तो ये 14, ये 13 14 हो जाएगा, एम एन 13 14, एम एन 13 14। तो यहां से हमने एम एन को पढ़ा। वैसे टी यू, टी हमारा 20 पर तो यू हमारा 21 पर, तो टी यू हमारा यहां से प्रॉपर तरीके से कवर हो जाता है यहां से। अब बच्चे हमारे पास 3 लेटर ओपी क्यू, तो इन तीनों लेटरों को याद मत करो, इन तीनों लेटरों को छोड़ देंगे। तो आपके माइंड में एक नेगेटिव इमेज बनेगी कि सर ने क्लास में सारे लेटरों को याद कराया, 3 लेटरों को याद नहीं कराया, 3 लेटर उन्होंने छुड़वा दिए। उन्होंने, सर ने बोला था कि सर ओपी क्यू को छोड़ दो, ओपी क्यू को छोड़ दो, इनको याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आपको ये बात दिमाग में चुभ जाएगी कि सर ने 3 लेटर क्यों छोड़े। सर 3 ओ का मतलब 15, 16 और 17, ये 3 लेटर सर ने छोड़े थे। तो दिमाग बेटा ईगो पे लेके जाओ बात को, है ना, बात को अपने ईगो पे लेके जाओ कि सर ने 3 लेटर क्यों छोड़े, ओपी क्यू एंड में 3 लेटर क्यों छोड़े। जैसे ही बात ईगो पे जाएगी तो ऑटोमेटिक दिमाग में घुस जाएगी, 3 लेटर एंड में छोड़े थे सर ने, कौन कौन से, ओपी क्यू 15 16 17, तो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगी और अपने आप याद हो जाएंगे। सर ने 3 लेटर छोड़े थे एंड में, ओपी क्यू 15 16 17, तो ओ हमारा 15 पर, पी हमारा 16 पर और क्यू हमारा 17 पर, डायरेक्ट याद हो जाता है। तो इस तरीके से आपको 26 के 26 लेटर याद होने चाहिए। कोई भी बच्चा इजोटी वर्ड का यूज नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि इजोटी से हम किसी भी लेटर की नंबरिंग को निकाल के लाएं। एग्जाम हॉल में बच्चों नंबरिंग ढूंढना काम नहीं होता, एग्जाम हॉल में आपको प्रॉपर तरीके से लॉजिक ढूंढना काम होता है। क्योंकि प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट जिसने सीख लिया, कोडिंग डिकोडिंग सीख जाएगा। बस जो सीखना मेन कॉन्सेप्ट है वो प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट सीखना है। आपको प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओपी क्यू 15 16 17 ये सभी बच्चों को याद होनी चाहिए। मैंने ए से लेकर जेड तक पूरी नंबरिंग सभी को याद कराई। आज के बाद कोई भी बच्चा इसको नहीं भूलेगा। अब क्या करना है आपको, शाम को जब भी कभी टहलने निकलो तो बस एक बार माइंड ही माइंड में रिवाइज कर लेना इस क्लास को कि सर ने एबीसीडी को कैसे याद कराया था, एम को कैसे याद कराया था, पी को कैसे याद कराया था। एक बार रिवाइज कर लेना, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी। आपका एग्जाम अगर 5 साल बाद भी होगा ना, कोई सा भी एग्जाम, तो भी ये क्लास जिंदगी भर याद रहेगी अगर आपने सही तरीके से पढ़ी होगी। तो आज के बाद नो इजोटी, आज के बाद नो इजोटी, कोई भी बच्चा इजोटी का यूज नहीं करेगा, कोई भी बच्चा इजोटी का यूज नहीं करेगा, ठीक। नो इजोटी, डायरेक्ट याद होंगी, बात खत्म। बताना स्पीड से भाई एस कितने पर आता है, ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए। अब इतना समय थोड़ी होता है कि इजोटी से निकाल के लाएंगे, है ना, इतना समय नहीं होता बेटा, कोई इजोटी इजोटी कुछ नहीं होता, इजोटी वगैरह। एस कितने पर आता है, 19 पर आता है, बात खत्म। हमें नहीं पता, हम डायरेक्ट याद रखेंगे भाई एस 19 पर आता है, क्यों इजोटी को दिमाग में रखें, नहीं रखना, एस बराबर 19 होता है, बात खत्म होगी। तो आज के बाद
कभी भी एबीसीडी को कोई भी बच्चा एबीसीडी नहीं पढ़ेगा, उल्टा पढ़ेंगे। मैं एस लिखूंगा तो आप 19 बोलोगे, अगर मैंने 18 लिख दिए तो आप ये 18 नहीं पढ़ोगे, ये कितने हैं बेटा, आर। क्लियर? आप जब भी किसी शॉप पर जाएं और आपको 10 रुपए का पेन खरीदना हो, 10 रुपए का पेन खरीदना हो तो आप बोल देना जे रुपए हो गए। 10 का मतलब कितने हो गए, जे। 10 रुपए का मतलब होता है जे रुपए, हमेशा याद रखो बेटा। 10 रुपए का मतलब कितना होता है, जे रुपए। उल्टा पढ़ो, सारे काम उल्टा काम करना शुरू कर दो, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगी। और अगर ऐसा 1-2 दिन कर लोगे ना तो इससे फायदा ये होता है कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। मैंने आपको अभी क्या बोला था कि 5 टॉपिक हैं बेटा, कोडिंग, डिकोडिंग, लेटर सीरीज, अल्फाबेट प्रॉब्लम, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन। ये 5 टॉपिक तूफान की तरह अगर उड़ाने हैं तो ये एबीसीडी आपको ऐसे ही याद करनी पड़ेगी, सारे बच्चों को याद हो जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। आज के बाद कोई भी बच्चा नो इजोटी, नो इजोटी का यूज करेगा, कोई इजोटी नहीं होती। जिसने भी यूज कर ली मेरी क्लास में इजोटी, तो बेटा मैं उसको भी इजोटी बना दूंगा। हा? कोई इजोटी यूज नहीं होगी आज के बाद। दूसरी बात, अपोजिट लेटर जब आएंगे तब याद कराऊंगा, आज सिर्फ इतना याद करेंगे। दूसरी बात, एक बात और याद रखेंगे, जैसे हमने देखा ए बी सी, या यहां लिख देता हूं ए बी सी डी और एक्स वाई जेड, तो जेड हमारा 26 नंबर पे आता है। कभी कभी हम जेड से आगे निकल जाते हैं, तो जेड से आगे दोबारा फिर ए मिलता है, ए बी सी डी। तो याद बता देता हूं, जब जेड हमारा 26 पर आता है तो अगला लेटर बेटा इसको हम 27 पे मानेंगे आगे निकलने के केस में। अगर कभी 28 आ जाए तो बी मान लेना, अगर कभी 29 आ जाए तो बेटा सी मान लेना। डी का मतलब बेटा कितना हो जाता है, 30 हो जाएगा। ठीक, डी के बाद ई हमारा कितने पर आ जाता है बेटा, 31 पर आ जाता है। एफ हमारा कितने पर आ जाता है सर, 32 पर आ जाता है। जी हमारा कितने पर आ जाता है बेटा, 33 पर आ जाता है। तो इन बातों को भी याद रखेंगे आगे वाले केस में। कभी कभी माइनस करके वैल्यू जब निकालनी पड़ती है तो इन कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रखेंगे। कैसे, देखो जेड 26 पर आता है, 27 ए हमारा 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर, 7 पर ही तो बनते हैं। तो चीजें समझना, 26 में 1 बढ़ा दो तो 27 पर ए या 1 पर आता है, तो 1 बढ़ने पर 27। अगर 4 बढ़ा दूं, जेड हमारा 26 पर आता है और आपको पता करना है डी की नंबरिंग आगे जाके कितनी होगी, तो डी 4 पर ही तो आता है, तो 4 बढ़ा दो इसमें, तो डी कितना बनेगा बेटा, 30। 30 पर बेटा कौन हो जाएगा, डी, अपने आप पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 26 पर ये जेड है और 26 जेड में अगर मैं 11 प्लस कर दूं, 11 प्लस कर दूं तो कौन आएगा, तो 11 प्लस करने का मतलब होता है 11 प्लस करने, 11 नंबर पे कौन आता है, के, तो के आएगा। कितने नंबर पर होगा, 26 प्लस 11 कितना हो जाएगा बेटा, के की पोजीशन 37 हो जाएगी, 37 हो जाएगी। तो आप इन पॉइंटों को भी दिमाग में रखेंगे क्योंकि आजकल की रीजनिंग में यही चल रहा है, क्रॉसिंग वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा चल रहे हैं, क्रॉसिंग वाले कॉन्सेप्ट। और समझो, अगर मैंने आपसे बोला कि सर एक्स में अगर मैं 12 जोड़ दूं तो वैल्यू कितनी बनेगी, एक्स में 12 जोड़ दूं तो कितना आंसर आएगा, सुनना, एक्स में 12 जोड़ दूं कितना आएगा, तो एक्स हमारा कितने पर आता है, 24 पर आता है, नहीं आता है, एक्स 24 पर, तो 24 में 12 जोड़ दो बेटा कितना बन जाएगा, 36 नंबर बनेगा। अब हमें कैसे पता चले 36 नंबर पे कौन आएगा, अब हमको कैसे पता चले 36 पे कौन आएगा, तो सभी बच्चे जानते हैं 26 नंबर पे कौन आता है, जेड, 26 पर जेड आता है। 26 से कितना आगे बढ़ा, आप बोलेंगे 10 नंबर आगे बढ़ा, अगर 10 नंबर आगे बढ़ रहा है तो 10 नंबर पे कौन आता है, जे आता है, खत्म सवाल, जे आता है। 10 नंबर आगे बढ़ रहा है तो 10 नंबर पे जे आएगा, 10 नंबर पे बच्चे जे बनेगा, खत्म हो गया सवाल। तो मेरी बात इतनी सी समझ लो, जितने नंबर आगे बढ़ेंगे उतनी नंबर वाला बच्चा सामने रखा होगा। कुछ बच्चे एल बता रहे हैं, गलती करना शुरू कर दी, अभी अभी तो टॉपिक शुरू हो रहा है और स्टार्टिंग में ही गलती कर रहे हो, ये गलती नहीं होनी चाहिए। 26 पर जेड खत्म, उसके बाद 36 नंबर पे जाना था, तो कितने नंबर आगे जाना है, 10 नंबर आगे जाना है। इसका मतलब 26 के बाद 10 नंबर, 26 के बाद 10 नंबर का मतलब होता है जे नंबर पे मिल जाएगा बेटा हमें। पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा। मैंने बोला कि सर यू में 11 जोड़ दो, सर कितना आएगा बता दो, यू में 11 जोड़ के कितना आएगा बेटा बता दो, तो यू हमारा 21 पर आता है, 21 में 11 जोड़ दो बेटा, वैल्यू बनेगी 32, तो हमारी वैल्यू 32 बनेगी। अब सर 32 पे कौन आएगा, तो 26 पर जेड होता है, तो 26 से कितना आगे गए हम, 26 से कितना आगे गए, तो आप बोलेंगे 6 नंबर आगे चले गए सर, 6 नंबर आगे चले गए। अगर 6 नंबर आगे चले गए तो सर हमारा कौन सी वैल्यू बनेगी, सर हमारी एफ वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो सर हमारी कौन सी वैल्यू बनेगी, सर एफ वैल्यू बन जाएगी और सवाल का करेक्ट ऑप्शन एफ होगा। बात सभी को क्लियर है।
तो ये प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट आना चाहिए, प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपसे कभी ये बोले सर डी में से सर 10 घटा दो कितना बनेगा, डी में से 10 माइनस कर दो कितना बनेगा, अब हमें वापस उल्टा लौट के जाना है, तो डी को बेटा कितना मान लेंगे, डी 4 नंबर पे आता है, तो 26 में 4 इसका मतलब 30 नंबर मान लेंगे इस पर, और 30 में से 10 घटा दो कितना बचा बेटा 20, और 20 नंबर पे कौन आता है बेटा टी, तो इस तरीके से हम माइनस कर लेंगे। चीजें क्लियर है बेटा। एच डब्ल्यू क्वेश्चन बता दो 3 बेटा। एच डब्ल्यू क्वेश्चन मैंने आपसे बोल दिया है, क्लॉक की शनिवार वाले दिन में क्लॉक का प्रैक्टिस डाउट सेशन रखूंगा, तो उस डाउट सेशन में आप सारे सवाल इकट्ठे कर लेना, जितने भी बच्चों के जो भी सवाल होंगे वो शनिवार वाले दिन कराऊंगा मैं, है ना। तो अभी टॉपिक पढ़ेंगे, वैसे आज ही कराने थे मुझे, लेकिन टॉपिक ये तब तक शेड्यूल हो चुका था, ये वाला जो टॉपिक है शेड्यूल हो चुका था, तो मैंने आपको बेटा बोल दिया है सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन में टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। शनिवार वाले दिन क्लॉक में जितनी भी समस्याएं होंगी आपकी वो सारी समस्याएं दूर करूंगा, चाहे मुझे 2 दिन क्लास लेनी पड़े, मैं आपकी क्लॉक की सारी समस्याएं दूर करूंगा। मैं हूं तब तक घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जब बोल दिया शनिवार को डाउट सेशन चलेगा तो चलेगा, बात खत्म। आपको जो सवाल आ रहे हैं अच्छी बात कर लो, जो सवाल नहीं आ रहे होंगे मैं शनिवार वाले दिन प्रॉपर तरीके से करा दूंगा आपको, ठीक। शनिवार वाले दिन आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा, टेंशन फ्री रहो, एक एक सवाल आपका करा दिया जाएगा। बात सभी को क्लियर होगी बेटा? नहीं बेटा, क्लॉक का अभी नहीं, जब मैंने क्लॉक के लिए एक दिन फिक्स कर दिया कि शनिवार वाले दिन में आपको क्लॉक वॉइस आ रही होगी बेटा, अब वॉइस आ रही होगी, अब क्लियर आ रही होगी। तो ये प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट बेटा सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट। जिन बच्चों को ये काम स्पीड से आता है बेटा, जिन बच्चों को ये काम स्पीड से आता है वो बच्चे आसानी से कर सकते हैं, वो बच्चे आसानी से सवाल को समझ सकते हैं। तो आपने जो अल्फाबेट सीखी, जो हमने 1 घंटे अल्फाबेट सीखने में दिया, वो इसलिए दिया क्योंकि आप इनका डिफरेंस तुरंत पता कर पाए। ई को कोई बच्चा ई नहीं पढ़ेगा, ये 5 नंबर लिखे और ये 7 नंबर लिखे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लिख लेते हैं सर यहां 5 लिख लेंगे, यहां पे 5 लिख लेंगे और यहां पर 7 लिख लेंगे, वो इस तरीके से लिख लेते हैं बेटा, यहां 5 यहां पे 7। लिखना नहीं है बच्चों, कतई नहीं लिखना, लिख लिया तो बेटा गड़बड़ है। लिखना नहीं है, दिमाग में होना चाहिए, जब याद होंगे तो दिमाग में होगा। 5 में 2 बढ़ा दो 7, एक्स को कभी एक्स मत पढ़ो, 24 और 2 26, अपने आप समझ में आता है। 1 और 2 3, 13 और 2 15, प्रत्येक में 2 जोड़ रहा है, प्रत्येक में 2 जोड़ रहा है, आप भी 2 जोड़ दो। देखो 16 और 2 18, 18 पर आ रहा था स्पीड से। हमें जोड़ने घटाने का कॉन्सेप्ट जितनी स्पीड से आएगा आप सवाल को उतनी स्पीड से कर दोगे, आप सवाल को उतनी स्पीड से कर दोगे। 16 और 2 18 हुआ, 9 और 2 11 हुआ के, 14 और 2 16 हुआ पी, और 11 और 2 13 हुआ एम। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आर के पी एम, और पूरी क्लास का बिल्कुल सही आंसर है आर के पी एम हो जाएगा, पूरी क्लास का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा बेटा, ठीक है। बहुत सुंदर बेटा, तो ये सवाल मैंने आपको समझा दिया, और कल जब भी बच्चे आएंगे आप, तो हर बच्चे को एबीसीडी प्रॉपर तरीके से याद हो, ठीक। आज का एच डब्ल्यू सिर्फ यही है कि कल आप जब भी आए तो आपको अल्फाबेट प्रॉपर तरीके से याद हो, आपको अल्फाबेट प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। एक एक बच्चे को प्रॉपर तरीके से अल्फाबेट याद हो, और उसी अल्फाबेट को हम प्रॉपर तरीके से जानेंगे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, कितने लॉजिक हो सकते हैं, वो सारे लॉजिक आपको कल देखने को मिलेंगे।
कल बेटा आपको देखने को मिलेंगे। तो एक एक बेहतरीन सवाल हम सारे सॉल्व करेंगे, एक एक बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट को जानेंगे भी। और कल जब भी आएंगे तो सारे बच्चों को अल्फाबेट याद होनी चाहिए। ये मैंने वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, थोड़ी सी मेहनत कर ली तो बेटा थोड़ी सी मेहनत करते चले जाओ, आपका सपना बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। 2-4 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो, काम धाम फोन सब कुछ बंद कर दो, केवल पढ़ाई पे फोकस करो। क्लास खत्म होने के बाद में ये नहीं कि चलो रीजनिंग की क्लास खत्म होगी आज का काम पूरा हो गया, नहीं, चुपचाप लाइब्रेरी हो तो लाइब्रेरी में बैठ जाओ, घर पर एकांत रूम हो एकांत रूम पर बैठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। दोस्त जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी पेपर उतना ही सरल बन जाएगा। सिंपल सी बात है। एनटीपीसी में लाखों करोड़ों फॉर्म पड़ेंगे, वही बच्चा सिलेक्शन लेगा जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की होगी। प्रैक्टिस से ही स्पीड बनाई जा सकती है, एक ही बस गुरु मंत्र है और कोई गुरु मंत्र नहीं है। इसलिए 2-4 महीने के लिए जुट जाओ, नौकरी लग जाएगी, मजा आ जाएगा, लाइफ सुधर जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा नौकरी लगने के बाद नई दुनिया कैसी होती है। कभी कभी अकेले में बैठ के सोचो कि मान लो अगर मैं एनटीपीसी में सिलेक्ट हो जाता हूं तो मेरी नई लाइफ कैसी हो जाएगी। बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है, नई दुनिया में चले जाते हो। तो अगर आपको नई दुनिया में जाना है तो 4-5 महीने के लिए सब कुछ बंद करके पढ़ने में लग जाओ, पढ़ने में लग जाओ, पढ़ाई शुरू कर दो बच्चों, ठीक है। अगली मुलाकात कल फिर करेंगे और कल इसके नए नए कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।